Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 19। ये आपकी 21 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे और आज का सब टॉपिक रहेगा सॉइल इरोजन। समझेंगे ये सॉइल इरोजन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके टाइप्स और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सॉइल इरोजन, इसमें सबसे पहले हमें समझना कि सॉइल क्या होता है। सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नोन एज ए सॉइल। यानी जो हमारी लैंड है, अर्थ है, ठीक, उसके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसको बोलते हैं सॉइल। अब जो एग्रीकल्चर होती है वो भी सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी फर्टाइल सॉइल होगी उतनी एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगी। अब जो सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ओके, और एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि एग्रीकल्चर इसी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इसी सॉइल के साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, वो है सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है? हिंदी में कहेंगे इसको मृदा अपरदन, या सीधी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं मिट्टी का कटाव। ठीक, ये सॉइल इरोजन है। डेफिनेशन की बात करें, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सॉइल इरोजन। यानी कि मिट्टी का कटाव होना और उसका बह जाना, उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। इजी लैंग्वेज में समझे, द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल इरोजन। यानी कि जो धरती है, पृथ्वी है, उसकी ऊपर वाली परत वही तो सॉइल है, उसी का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना, उसको बोलेंगे हम सॉइल इरोजन। ठीक, अब ये जो सॉइल इरोजन है एक नई समस्या नहीं है, ओके, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। द फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन एंड द इरोजन दे गो साइड बाय साइड, यानी कि दोनों साथ साथ चलती रहती है और इनमें जनरली एक बैलेंस बना रहता है। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया था खादर सॉइल के बारे में, कि जो रिवर्स होती है वो अपने डिपोजनल वर्क से डेल्टाज बनाती है, प्लेन्स बनाती है ना, यानी कि मिट्टी का जमाव करती है। अब वो मिट्टी का जमाव करती है, उस मिट्टी को कहाँ से ऑर्डर करती है? फ्लिपकार्ट या अमेजन से थोड़ी ऑर्डर करती है। कहाँ से आती है? कहीं से उस मिट्टी का कटाव हुआ होगा। ठीक, तो ये जो कटाव है और उसका जमाव है, ठीक, यानी कि इरोजन है और फॉर्मेशन है, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और उनमें बैलेंस है। जहां तक बैलेंस है दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है? समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो एक्टिविटी है उसके कारण ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन है वो स्लो प्रोसेस है, जबकि इरोजन है अगर वो तेजी से होने लग जाए तो क्या होगा? जो जमीन है, लैंड है, सॉइल है, वो बेकार हो जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रहेगी। यानी कि सॉइल जो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको हम एक तरीके से वेस्ट करेंगे। ठीक, तो समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ओके, कई सारी एक्टिविटीज है जिससे हम इसको बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की कटाई करना, ओके। अब जो प्लांट्स है, पेड़ है, ट्री है, उनकी अगर कटाई करेंगे तो उसका सॉइल इरोजन से क्या लेना देना है? जैसे जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपनी जड़ों से, अपनी रूट से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ठीक, तेज बारिश होती है तो वो आसानी से नहीं बह पाती, अगर फ्लड भी आती है तो भी वो आसानी से नहीं बह पाती, और जो ड्राई एरिया है जैसे कि राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पर भी आसानी से वो उड़ नहीं पाती। तो ये कंट्रोल करके रखते हैं सॉइल इरोजन को जो प्लांट्स होते हैं। अगर इनकी कटाई कर दी जाए तो ये प्रोसेस तेज हो जाती है ना, तो इसलिए डिफोरेस्टेशन है वो एक बड़ा कोज है सॉइल इरोजन का। दूसरा जो कोज है वो है ओवरग्रेजिंग। ग्रेजिंग समझते हो ना, पशुओं की चराई करना, ओके। कुछ जो पेस्टल कम्युनिटीज है वो इसी काम धंधे में लगी होती है, तो ये ग्रेजिंग करना दैट्स ओके, क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन मान लीजिए कि किसी एरिया में 10 डेज पे ग्रेजिंग, 10 डेज के लिए ग्रेजिंग करनी है, वहीं पे अगर 30 डेज के लिए वो अपने पशुओं को लेकर के बैठे रहें तो उसे कहेंगे हम ओवर ग्रेजिंग। इससे क्या होगा कि जैसे जो पशु होते हैं उनके जो पैर होते हैं, यानी कि जो खुर होते हैं, समझते हो ना, जो खुर होते हैं, उससे वो मिट्टी मुलायम हो जाएगी। ठीक, मुलायम हो जाएगी वो मिट्टी, तो उसका पानी के साथ बहना या हवा के साथ उड़ना आसान हो जाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो जहाँ पे आप बॉलिंग करते हो तो उस जगह पे मिट्टी हो जाती है ना बहुत सारी। ऐसे पशु अगर बार बार एक ही जगह पे चराई करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, तो वहाँ पे वो मिट्टी हो जाएगी, वो पानी के साथ बहनी या फिर हवा के साथ उड़नी आसान हो जाएगी अगर थोड़ी सी भी ढाल हुई तो इससे हुआ ना सॉइल इरोजन। दूसरा ये कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेजिंग वहीं पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स है वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे वहाँ पे।
नई नई जो प्लांट्स है वो डेवलप होने चाहिए, वेजिटेशन है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी, इट मीन्स दैट सॉइल इरोजन की प्रोसेस है और ज़्यादा रैपिड हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, तो ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। उसके बाद थर्ड है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने दिल्ली में अपने आसपास देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पे मिट्टी वगैरह उसको मुलायम किया जाता है, जैसे नीम वगैरह भरी जाती है, देखा ना। तो वो जो मुलायम मिट्टी है वो हवा के साथ उड़नी आसान हो जाती है। ओके, थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे ढाल है, स्लोप है, तो वो बहनी आसान हो जाती है, तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे जहाँ पे माइंस होती है, तो एक तो वहाँ पर जैसे बड़े बड़े खदान होती है। ओके, माइंस की जाएगी तभी तो हम मिनरल्स निकालेंगे। तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ढाल है तो बारिश का पानी जब एक जगह पे जाएगा तो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। ठीक। सेकंड ये होता है कि वहाँ पे ट्रक्स या जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके कारण भी मिट्टी मुलायम हो जाती है और वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर तक वो धूल जमी रहती है। वो धूल कहाँ से आती है? वो धूल भी तो सॉइल इरोजन है। ओके, सो माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, पर्टिकुलरली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में सॉइल इरोजन का बड़ा कांड माइनिंग है। इसके साथ साथ अगर हम अदर एक्टिविटीज की बात करें, जो सॉइल इरोजन का कोज है वो है फ्लड। एक नेचुरल कोज है, जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो उससे भी बड़े लेवल पर सॉइल इरोजन होता है। ठीक, तो ये हो गए कोजेस। कौन कौन से? जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फ्लड। इसके अलावा एक और भी हो सकता है अनसाइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग का एक गलत तरीका है, उससे भी सॉइल इरोजन हो सकती है। जैसे ये देखिए कि ये मान लीजिए कि ये खेत है, ढाल वाला है। अब इसमें अगर हम ढाल के साथ अगर ऐसे जुताई करेंगे खेत की, तो क्या होगा कि बारिश आएगी तो वो पानी ऐसे उन्हीं नालियों में नीचे आ जाएगा ना, मिट्टी लेके आएगा। अगर इसी को अगर हम कंटूर फ्लफिंग करें ऐसे, ठीक, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसका पानी यहीं रहेगा, इसका जो पानी है यहीं रहेगा, तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो कई बार हम गलत तरीके से अगर फार्मिंग करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो गया हमारा कि सॉइल इरोजन क्या है। द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द सॉइल इरोजन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। जैसे ये हो गया डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड फ्लड एंड और अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, ये सारे हो गए कोजेस। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि जो सॉइल इरोजन होता है उसको करते कौन है? इसको करते हैं जैसे जो नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर, या जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि वहाँ पे जो लहरें होती है, वेव्स होती है, वो भी सॉइल इरोजन करती है, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे। तो ये जो वाटर, ग्लेशियर, विंड और वेव्स है, ये क्या है? ये एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन है, एजेंट है ये। ठीक, ये कारक है जो इसमें रोल प्ले करते हैं, तो इनको बोलेंगे हम एजेंट। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन को। ठीक, तो यहाँ पे दिए गए टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन 2 टाइप्स का होता है। ठीक, ये जो यहाँ पर दिया गया है ये टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया गया विंड इरोजन, विंड इरोजन क्या है? कोई टाइप्स थोड़ी है। द इरोजन दैट इज कोज्ड बाय विंड इज नोन एज विंड इरोजन। तो इस बेस पे तो वाटर इरोजन भी होगा, इस बेस पे तो ग्लेशियर इरोजन भी हो सकता है ना। तो ये टाइप्स नहीं है, ये तो एक एजेंट के थ्रू किया जाता है। अगर विंड के थ्रू किया जाएगा तो उसको हम विंड इरोजन बोलेंगे। दिस इज वेरी कॉमन इन राजस्थान में ज़्यादातर विंड इरोजन होता है क्योंकि वो ड्राई एरिया है, ठीक, वेजिटेशन नहीं है। और ये जो डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग है, जो अनसाइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग है, ये तो कोजेज हो गया जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टाइप्स नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पे इनको टाइप्स में राइट कर दिया गया। अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन कितने टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप का होता है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट वन इज द गली इरोजन, गलीज नहीं, गली इरोजन, एंड सेकंड वन इज द शीट इरोजन। अब ये शीट इरोजन क्या होता है? सबसे पहले हम शीट इरोजन को डिस्कस करते हैं। शीट इरोजन इज ए स्लो प्रोसेस ऑफ इरोजन। एक धीमी सी प्रोसेस होती है सॉइल इरोजन की। धीमी प्रोसेस इतनी होती है कि जनरली इट इज़ नॉट विजिबल, ये विजिबल भी नहीं होता, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि सॉइल इरोजन हो रहा है। ये कहाँ होती है? वेयर देयर इज ए जेंटल स्लोप, जहाँ पे ज़्यादा ढाल ना हो, जहाँ पे बारिश ना हो, तो वहाँ पर ये धीमी प्रोसेस होता है। जैसे कि मिट्टी की लेयर है, जो वो अपरमोस्ट लेयर है, वो बह जाती है, उड़ जाती है, लेकिन हमें ज़्यादातर पता नहीं चलता। जैसे गांव में अगर रहते तो आपको शायद आइडिया लग जाता कि गांव में जो छत होती है वैसे तो पक्की होती है, ऊपर से वो कच्ची होती है। उसके बाद उसके ऊपर हर 3 या 4 साल के बाद मिट्टी डाली जाती है। अब पहले वाली मिट्टी कहाँ चली गई? मतलब वो या तो उड़ गई या फिर बह गई। किसी ने उड़ते देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस थी। ठीक, ऐसे ही अगर आपके आसपास, रोड के आसपास आपने देखा होगा कि मिट्टी डाली गई है और कुछ टाइम के बाद वो रोड उतना ही नीचे दोबारा होता है, वो मिट्टी कहाँ गई? वो बह गई या फिर उड़ गई। वो शीट इरोजन है, जो कि एक स्लो प्रोसेस होता है और जनरली ये विजिबल
नहीं होता। ठीक, ये हो गया हमारा शीट इरोजन। अब जो गली इरोजन क्या होता है, गली इरोजन इज ए रैपिड प्रोसेस ऑफ इरोजन, एक तेज प्रोसेस होती है, एंड इट जनरली अकर्स इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, और जो स्लोपी एरिया होता है, ढाल वाले, तेज ढाल वाले जो एरिया होते हैं, वहां पर गली इरोजन होता है। ठीक, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आपने कहाँ देखा होगा, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली की बात करें तो खजूरी के आसपास का, भजनपुरा के आसपास जो ऊंची रोड बने हुए हैं, साइड में नीचे हैं, तो वहां पर जब तेज बारिश आती है तो नालियां बन जाती है, खाइयां बन जाती है, वो गली इरोजन है। या अगर हम रोहिणी की साइड में जाएं तो वहां पे कुछ जगह पे रोड है वो थोड़े से ऊंचे हैं, आसपास का इलाका नीचा है, तो वहां पर भी जब तेज बारिश आती है तो वो नालियां बन जाती है, खाइयां बन जाती है। वो जो नालियां खाइयां बनी, विजिबल है ना, रैपिड प्रोसेस भी है, ये है गली इरोजन। ठीक, ऐसे ही द्वारका साइड में भी आपको काफी जगह इसी टाइप से मिल जाएगा। तो ये गली इरोजन है। तो गली इरोजन क्या है? गली इरोजन इज ए रैपिड प्रोसेस ऑफ इरोजन, इट इज जनरली विजिबल, ये विजिबल होता है, एंड इट अकर्स इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड स्लोप, यानी कि जहां पर स्टीप जो स्लोप होती है, खड़ी जो ढाल होती है, और हैवी रेनफॉल होती है, वहां पर ये गली इरोजन होता है। ठीक, तो ये हो गया दो टाइप का इरोजन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो गली इरोजन है वो एक रैपिड प्रोसेस है, जबकि शीट इरोजन है वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक, अब यहाँ पे विंड इरोजन की बात की गई, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये विंड इरोजन है, ये सॉइल इरोजन का टाइप नहीं है। द इरोजन दैट इज कोज्ड बाय विंड इज नोन एज विंड इरोजन। जो वाटर से किया जाएगा वो वाटर इरोजन हो जाएगा, जो ग्लेशियर करेगा उसको हम ग्लेशियर इरोजन बोलेंगे। और यहाँ पे है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ये हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि जो सॉइल इरोजन है, सॉइल जो है, सॉइल क्या है? एक नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इट इज़ द बेस ऑफ द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का बेस है। और एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सबके पास पेट है, 130 करोड़ हैं हम, अपने देश की बात करें, पेट है तो भूख भी लगती होगी, उसके लिए जो खाना आता है, फूड ग्रेन्स जो हमें चाहिए होते हैं, 95% हम ऑब्टेन करते हैं एग्रीकल्चर से। तो इसलिए जो सोइल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सोइल है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिकम फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी कुछ सेंटीमीटर जो मिट्टी बनती है उसमें लाखों साल लग जाते हैं। ओवर यूज लीड्स टू द डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, जो इसका हम ओवर यूज करें उसके कारण इसकी क्वालिटी है वो कम हो चुकी है। ठीक, इसके साथ साथ जो सॉइल इरोजन है वो भी एक बड़ी समस्या है। तो अब आता है कि हाउ वी कैन कंजर्व दिस सॉइल, इस सॉइल को, इस सॉइल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या फिर हाउ वी कैन कंट्रोल द सॉइल इरोजन, क्योंकि समस्या किसके साथ है? सॉइल इरोजन के साथ है। सो हाउ वी कैन कंजर्व द और हाउ वी कैन कंट्रोल द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो उसके कुछ मेथड है। पहला है अफोरेस्टेशन, यानी कि जो हमने सॉइल इरोजन के कॉजेज किए थे उसको उल्टा कर दो। ठीक, पेड़ काटे जा रहे तो लगा दो, ओके, पेड़ काटे जा रहे तो लगा दो, अगर वो ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल कर लो, माइनिंग है उसको कंट्रोल कर लो, सब कुछ बस वही करना है, उसका उल्टा कर देना है। सो फर्स्ट जो मेजर है, मेथड है अफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब, अफोरेस्टेशन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएंगे तो सॉइल इरोजन कंट्रोल में आएगा। सेकंड है कंटूर फ्लफिंग, जैसे हमने किया था कि रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग, तो इसमें क्या था, ऐसे जो किया जाता था फार्मिंग, ठीक, ढाल के साथ ही इस टाइप से जुताई की जाती थी। कंटूर फ्लफिंग होता है जो स्लोप है उसकी जो विपरीत डायरेक्शन है, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसमें जुताई की जाए, ये कंटूर फ्लफिंग है। सो बाय डूइंग द कंटूर फ्लफिंग टू वी कैन कंट्रोल द सॉइल इरोजन, इससे भी हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग या टेरेस फार्मिंग, इसको आप कह लीजिए सीढ़ीदार खेती, सुना आपने, पढ़ा होगा सीढ़ीदार खेती। जैसे जो माउंटेन हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर इस टाइप से ढाल बने होते हैं, तो वो छोटे छोटे खेत बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने फार्म बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, और तो वो जो वाटर होता है वो यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक, फार्मिंग भी होगी, पानी भी रुक गया और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। अगर ये सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग ना की जाए तो क्या होगा, वो पानी नीचे बहता हुआ आएगा और अपने साथ मिट्टी को बहा करके लेके आएगा। सो टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज। तो ये भी एक तरीका है। ठीक, उसके बाद फोर्थ है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? ये जस्ट जनरली इसको हम कहेंगे प्लांटिंग ऑफ द प्लांट्स है इन ए रो, यानी कि एक सिंगल रो में या एक या उससे ज़्यादा जो रोज हैं उसमें ट्रीज को प्लांट किया जाता है। ठीक, ट्रीज हो सकते हैं या फिर श्रब हो सकते हैं, झाड़ियाँ हो सकती है, ऐसे खेत के चारों तरफ लगा दिया। ओके, ये विंड ब्रेकर भी इनको बोलते हैं, यानी कि हवा को रोकने के लिए लगाया जाता है, जनरली राजस्थान में जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पर। इससे क्या होता है, जो विंड के थ्रू इरोजन होता है वो कंट्रोल हो जाता है।
तो शेल्टर बेल्ट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन पर्टिकुलर इन द ड्राई एरिया टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। इससे भी हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने राजस्थान में बहुत पहले विजिट की थी, पहली बार मैंने ये शेल्टर बेल्ट देखे थे जब मैं 9-10 के आसपास था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ना तो फार्मिंग हो रही, इतनी ज़्यादा ये बाढ़ बना रखी थी कि बाढ़ बना रखी है, ना इतने पशु आते, किस लिए। बाद में पता चला कि ये शेल्टर बेल्ट्स है, क्योंकि जब हवा चलती है वहाँ पे बहुत तेज़ होती है, तो ये जो शेल्टर बेल्ट होती है, चाहे वो श्रब से हो चाहे वो प्लांट्स लगाए गए, तो एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, दूसरा जो मिट्टी है वो एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जा पाती। तो ये भी एक इफेक्टिव वे है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का, पर्टिकुलरली इन ड्राई एरिया। ठीक, तो ये 4 वे हो गए। इसके अलावा और कौन से वे हो सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग इट शुड बी मैनेज प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए कि एक एरिया है तो वहाँ पे 15 डेज के लिए ग्रेजिंग की जाए, उसके बाद नेक्स्ट एरियाज में ग्रेजिंग की जाए, उसके बाद सी एरिया है उसमें ग्रेजिंग की जाए, उसके बाद दोबारा से ए एरिया में। तो इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। सेम माइनिंग एक्टिविटीज शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। माइनिंग एक्टिविटीज है वो कंट्रोल की जानी चाहिए प्रॉपर वे से, जैसे कि जहाँ से माइनिंग होगी उसके बाद उस एरिया को लेवल कर दिया जाए। ओके, इट शुड बी डन टू कंट्रोल द सॉइल। सॉइल जो इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेचुरल कोज है सॉइल इरोजन का वो क्या है? फ्लड, बाढ़ आती है। सो क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव वे। डैम बना दो, बाढ़ नहीं आएगी, यानी कि चांसेस कम हो जाएंगे, तो इससे भी हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड हो गए? एफोरेस्टेशन, कंटूर फ्लफिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक, इस वजह से हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम डिस्कस करेंगे इजी क्वेश्चंस। 3 इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, राइट योर व्यूज ऑन सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हमें सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड हैं वो डिस्कस करने हैं, यानी कि किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो सॉइल कंजर्वेशन का फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द एफोरेस्टेशन। Okay, planting more and more trees. We should plant more and more trees, and it is very important and very helpful in controlling the soil erosion है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सेकेंड है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मीन्स प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज इन ए रो, 1 रो और मोर देन 1 रोज में उसको, या फिर ट्रीज हो सकते हैं या श्रब हो सकते हैं, उनको एक या एक से ज़्यादा रो में लगा दिए जाते हैं, किसके? खेत के चारों तरफ, तो वो है शेल्टर बेल्ट। सो प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज और श्रब्स इन रो और मोर देन 1 रोज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द विंड, और विंड ब्रेकर भी इनको कह सकते हैं, और टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, तो उसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट। ठीक, इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द ड्राई एरियाज लाइक दैट ऑफ राजस्थान में काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द टेरेस फार्मिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिली एरियाज, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जा सकती है। जो कंटूर फ्लफिंग मीन्स जो स्लोप है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लफिंग की जाए, तो इससे भी सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, पर्टिकुलरली जो एरियाज जहाँ पर फ्लड काफ़ी ज़्यादा आती है, फ्रीक्वेंट फ्लड आती है, वहाँ पर वी शुड कंस्ट्रक्ट डैम ऑन द रिवर्स सो दैट वी कैन कंट्रोल द फ्लड। एंड फ्लड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोज ऑफ, वेरी इफेक्टिव कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कोज ऑफ द सॉइल इरोजन। इन प्लेन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होता है वो इन्हीं के कारण होता है, बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण होता है। तो हम डैम्स बना सकते हैं, डैम्स बनाने से भी सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बाय कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज, इनको कंट्रोल करके प्रॉपर वे से मैनेज किया जाए तो इससे भी हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कुछ मेथड है जो हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर लिए, आपको इन्हीं को ही राइट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के टाइप्स हैं वो डिस्क्राइब करने। सॉइल इरोजन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है शीट और सेकंड है गली इरोजन। शीट इरोजन क्या है? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज स्लोली स्वेप्ट अवे और ब्लोन अवे फ्रॉम वन प्लेस, इट इज कॉल्ड शीट इरोजन। यानी कि जब मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है वो स्लोली बह जाती है, उड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। दिस इज ए स्लो प्रोसेस एंड जनरली इट इज़ नॉट विजिबल। स्लो प्रोसेस होती है, जनरली हमें दिखाई नहीं देती, धीरे धीरे होता है, उसे बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक, हिंदी में बोलेंगे परत अपर्दन। उसके बाद है गली इरोजन। गली इरोजन को हिंदी में कहेंगे अवनालिका अपर्दन। अवनालिका मतलब नालियाँ बन जाती है। ठीक, इन द एरियाज ऑफ हैवी रेन्स एंड स्टीप स्लोप्स, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ढाल खड़ी होती है, ड्रेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड एंड इरोजन अकर्स एट ए रैपिड पेस, कि वहाँ पे नालियाँ बन जाती है और तेज़ी से इरोजन होता है, तो उसे बोलते हैं गली इरोजन। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गली इरोजन। ठीक, तो ये हो गया शीट एंड गली इरोजन, यानी कि इरोजन है वो 2 टाइप्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द कोजेज
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन अराउंड यू, यानी कि आपके आसपास, यानी कि दिल्ली के आसपास जो इरोजन होता है उसके कोजेज हमें लिखने हैं। तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ ज़्यादा आपको कोजेज नहीं दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है, जब कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है तो मिट्टी को मुलायम किया जाता है तो वो उड़ या बह जाती है, ठीक। एक तो ये कोज है। सेकेंड है डिफोरेस्टेशन, दिल्ली या इसके आसपास देखें तो जो फॉरेस्ट है वो तो लगभग गायब भी हो चुके हैं, तो ये भी एक कोज है सॉइल इरोजन का। एंड थर्ड, लैक ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन भी दिल्ली में दिखाई नहीं देती, कम दिखाई देती है, तो ये भी सॉइल इरोजन के कारण है। तो अपने आसपास ये 3 ही रीजन मिलते हैं, ठीक। तो ये थी हमारी आज की इजी लेकिन इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मतलब सही में अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, सिंगल वीडियो में डिस्कस किया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, मज़ा आ जाएगा। पूरा चैप्टर, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद इसी चैप्टर के हमने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपके साथ शेयर किए। तो उसके बाद वो MCQs करके देखिएगा, कंप्लीट चैप्टर आपका लगभग 2 घंटे में हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।